हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ इसे डेली देखिए। और इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी करा दूँगी। अगर आप ये 2 क्लास लेते हैं तो आप हिंदी में एग्जामिनर चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे और जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप 37 के 37 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ये क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इसे ज़रूर लीजिएगा। और इसके साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी कराऊंगी, आप लोग उससे देख लीजिएगा। आप आसानी से यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या निपात। संज्ञा किससे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, जिस शब्द का प्रयोग हम सबके लिए कर सके उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, ये क्या है? हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं शब्द आप भी अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, कोई और है तो वो भी कर सकता है। तुम आपके लिए भी प्रयोग हो सकता है, मेरे लिए भी, कोई और व्यक्ति है तो उसके लिए भी, यानी सबके लिए प्रयोग हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी उसके गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, परिमाण, संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। निपात किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन ये जो है वाक्य के अंग नहीं होते, इन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है दुर्व्यवहार शब्द में? दुर्व्यवहार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो धन व्यवहार। इसमें अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? बताइए आप लोग, कौन सी संधि है इसमें? इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। व्यवहार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विधन अवहार। इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि हो जाएगी व्यवहार में। अवहार, देखिए यहाँ पे अ जो है ये भी क्या है? उपसर्ग है। हार आपका मूल शब्द है। तो कितने उपसर्ग है? 1, 2, 3, 3 उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, यानी ऑप्शन नंबर हम 4 लगाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, जब भी आपको उपसर्ग बताना हो या प्रत्यय बताना हो तो आप लोग पहले देखिए कि मूल शब्द क्या है। अभ्यागत में मूल शब्द क्या है? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन आगत। पहले आप शब्द को 2 भागों में बांट लीजिए। अभिधन आगत, आगत क्या है? मूल शब्द है।
और उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के पहले लगता है, तो अब क्या हो गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो है ये शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश, यानी शब्द का अंश होता है, किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय भी जो है वो शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश, यानी शब्द का अंश होता है और किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद में या अंत में क्या लगता है, तो प्रत्यय लगता है। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। छलिया में कौन सा प्रत्यय है, छल जो है आपका मूल शब्द है या प्रत्यय लगा है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। लिखाई में लिख जो है आपका वो मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, आई। सुहावना में सु जो है आपका मूल शब्द है, आवना जो है ये प्रत्यय लगा है। तो आवना, आई, या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। उसने कहा और मैं मान गया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। और, तथा, एवं, अथवा, या, ये शब्द जिस वाक्य में आ जाए वो कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अब इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या बनेगा, उसके कहने से मैं क्यों मानूं। क्या ये सही है, नहीं। मैं मान गया उसके कहने से, ये भी नहीं होगा। उसने कहा और मैं मान गया, यानी उसके कहने से मैं मान गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। और ये देखिए, जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया, ये आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ये आपका जो है सरल वाक्य हो गया और ये मिश्र वाक्य हो गया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी प्रतिकूल यानी विपरीत शब्द है, तो ये तो गलत हो गया। परिश्रम करने पे परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, सेम वही वाक्य है, तो ये नहीं होगा। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। प्रतिकूल यानी विपरीत, लेकिन यहाँ पे अनुकूल की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है आपका वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रस दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्थायी भाव दिया हुआ है,
तो बताइए किस रस का कौन सा स्थायी भाव होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। रौद्र रस का क्रोध होता है। करुण का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार जो है वर्तनी में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी वर्तनी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है। क्या होता है, रति होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अगर आपसे इसने पूछे कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में, तो आप क्या बताएंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आया है ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ होता है कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, संदेही अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार यानी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जहाँ की जाती है वहां पे होता है, तो अतिशयोक्त अलंकार नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। संदेही अलंकार यानी किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव है ना, यानी संदेही अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा, घटा यानी बादल, इस घटा का क्या मतलब है, बादल। घमंड घटा यानी घमंड क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड क्या हो गया, कम हो गया। एक शब्द दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रबरदाई जी, इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासु। नरपति नाल, विशल देव, और आपके हैं सरहप्पा। सरहप्पा भी जो है आदिकाल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी। रीति काल के कवि बिहारी, केशवदास, और शिवराज भूषण, ये भी क्या है, रीतिकाल के कवि हैं।
आधुनिक काल के कवि जो प्रसिद्ध हैं ज्यादातर आपके, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त, और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी क्या है, आधुनिक काल के कवि है। तो कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। गुनाहों का देवता के रचनाकार है अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता अमृतलाल नागर की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? महाकाल। मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गुनाहों का देवता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दिए हैं सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है? 4। तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय यानी जो डरे नहीं, निर्भय। उभय मीन्स होता है जो दोनों में हो, जैसे कोई दो चीज है यानी दो व्यक्ति हैं आप लोग, तो जो गुण दोनों में कॉमन होगा उसे हम क्या कहेंगे? उभय, यानी दोनों चीजों में जो हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। दिन दिवस ये क्या है? समानार्थी शब्द है यानी पर्यायवाची शब्द। शाम संध्या ये भी पर्यायवाची शब्द है। संसार जगत ये भी पर्यायवाची शब्द है। अपेक्षा और उपेक्षा ये क्या है? श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। धवल का अनेकार्थी है। धवल यानी सफेद, धवल यानी सफेद, साफ, स्वच्छ। निष्कलंक यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, सफेद हो। तो इसका अनेकार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आकृति यानी आकार, संख्या नहीं, बादल नहीं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल किसे कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। दावानल किसे कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। अवीरा, अबला, असहाय, अकल्या। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है आपको बताना है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। महेश जो है ये शिव का पर्यायवाची है, भूतेश भी शिव का पर्यायवाची है, सतीश भी क्या है? शिव का पर्यायवाची है। लेकिन रमेश जो है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। किसका? भगवान विष्णु का। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक। और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, अग्नि मीन्स आग होता है, पावक मीन्स भी आग होता है, अन्नल मीन्स भी आग होता है।
पिशुन मीन्स होता है चुगलखोर, यानी जो व्यक्ति चुगली करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुगलखोर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पिशुन मीन्स होता है चुगलखोर। सूर्य यानी सूरज का पर्यायवाची है। दिनकर, दिनकर भी सूरज का पर्यायवाची है। रवि भी क्या है, सूरज का पर्यायवाची है। लेकिन तरुण क्या सूरज का पर्यायवाची है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट। ये सभी जो है शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द निर्वाण का पर्यायवाची है। निर्वाण प्राप्त हो गया है गौतम बुद्ध को या महावीर को, क्या मिला, निर्वाण यानी मोक्ष। निर्वाण प्राप्त हो गया यानी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो निर्वाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। कौन विलोम युग में गलत है, आपको बताना है। असीम का ससीम होता है, बिल्कुल सही है। विवेकी का अविवेकी होता है, ये भी सही है। दुखी का क्या होता है, सुखी होता है। दुखी का विलोम शब्द क्या होता है, सुखी। श्वेत यानी सफेद, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, काला। प्रस्थान का आगमन सही है। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत वाला बताना था। कौन विलोम युग में गलत है। मोक का विलोम शब्द क्या होता है, वाचाल होता है। मोक का विलोम वाचाल, तो ये बिल्कुल सही है। ऐश्वर का विलोम शब्द अनैश्वर होता है, ये भी सही है। छली का विलोम शब्द क्या होता है, निश्चल होता है। छली का निश्चल। बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग में गलत है, बताइए कौन सा एक युग में गलत है। हल्दी, हरिद्रा सही है। अफीम, अहिफेन ये भी सही है। अदरक, अदरक ये भी सही है। सेठ, श्रेष्ठ ये गलत है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यथा रुचि में समास है, कौन सा समास है, यथा रुचि, यथा संभव, यथा समय। यानी यथा क्या है, आपका उपसर्ग है। यथा क्या है, उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है, बताइए। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ जो है प्रधान होता है। तो क्या यहाँ पे अर्थ प्रधान है, यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार। कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार, क्या कारक चिन्ह आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो क्या यथा और रुचि विलोम शब्द है, नहीं, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन और दिन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। रात, रात में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे अव्ययी भाव समास। सरासर अव्ययी भाव समास। तो जहाँ एक शब्द रिपीट हो या फिर प्रथम पद उपसर्ग हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है, द्विगु समास में होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ जो है प्रधान होता है, यानी तीसरा पद
प्रधान होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास में। और द्वंद्व समास में दोनों में से कोई भी दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो बताइए, जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसका अर्थ प्रधान होता है, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे गजानन, गज है आनन जिसका अर्थात गज यानी हाथी का सिर भगवान गणेश। दशानन, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अव्यय प्रत्यय समास संधि। तो जब दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होगा तो वहां पे संधि होगी, और शब्दों का मेल होगा तो क्या होगा? शब्दों का मेल होगा तो समास होगा। तो यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यश स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। स्वार्थ यानी स्वाधन अर्थ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वाधन अर्थ। आ और आ मिलके क्या हो रहा है? दीर्घ आ हो रहा ना, आ और आ मिलके, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनाधन योग। फर्स्ट शब्द के लास्ट में क्या आया है? विसर्ग, यानी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या फिर स्वर आए तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? हस्तलिखित बिल्कुल सही है, कुमुदिनी सही है, आजीविका ये भी बिल्कुल सही है, सत्याग्रह ये भी सही है। तो सभी जो है ये सही है, ठीक, सभी सही है। सभी क्या है? सही है, शुद्ध है, ठीक, अशुद्ध कोई भी नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए। ज्योत्सना कौन से ऑप्शन में सही है? ज्योत्सना गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विदुषी, श्रृंगार, आशीर्वाद, ये सब एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बताइए, का के बाद कौन सा व्यंजन हिंदी शब्दकोश में आता है? तो छतरी वाला छ। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपके का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कितने व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन? या आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन या
रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वा और या जो है इन्हें हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन तो सीटी वाला शा, षटकोण वाला शा, सफेरा वाला शा और हा, यानी तीनों सा और हा जो है आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकेंड। नेक्स्ट है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि 37 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। तो देखिए स्वर के बाद जो नासिक ध्वनियाँ आती है उन्हीं को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।